नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब की प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। यदि आप लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन प्रिपरेशन में लग जाएं। और यदि आप इस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, हिंदी का, कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है, आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको हिंदी और कंप्यूटर का ऑल टू ऑल वीडियो मिलेगा, जो आ चुका है और जो अभी आगे आएगा। ओके, आपके एग्ज़ाम तक बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे जो आपके इस एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। ओके, और इसके अलावा जीके का टेस्ट सीरीज भी आना स्टार्ट हो चुका है। आज दूसरा टेस्ट सीरीज है, तो आप लोग बना के देखें, आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप जीके जीएस कितना पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स कितना पढ़ रहे हैं, वो आपको पता चलेगा। आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जीके जीएस में कितना स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देने का प्रयास किए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 30 में कितना सही हुआ। ओके, यदि आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एमटीएस, एसओ, लैब अटेंडेंट या फिर किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, सभी में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको सभी पोस्ट में हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग जीके का दूसरा टेस्ट सीरीज बना जाते हैं। यदि आप लोग पहला टेस्ट सीरीज नहीं बनाए हैं तो आप बना सकते हैं। आपको एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको जीके का टेस्ट सीरीज, जीके जीएस का टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स, जितना भी वीडियो आएगा ऑल टू ऑल वीडियो आपको उसमें मिलेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है, और आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। ओके दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची 2023 में शामिल किया है। यानी कि किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को ने 2023 के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है, पहला है रौफ, दूसरा कथकली, तीसरा गरबा और चौथा है लावनी। तो आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इसमें से किसे यूनेस्को ने 2023 के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है, किस नृत्य को। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गरबा को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची 2023 में शामिल किया है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गरबा कहाँ का नृत्य है, तो ये गुजरात का नृत्य है। उसके बाद आपसे कहीं ये पूछा जाए कि रौफ कहाँ का नृत्य है, तो ये जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद कथकली कहाँ का है दोस्तों, तो ये केरल का है। और उसके बाद आपसे पूछे कि लावनी कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है ना। तो आप लोग इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन आपसे यूनेस्को का अमूर्त विरासत सूची 2023 का नाम पूछे तो उसका आंसर होगा गरबा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन का उल्लेख संविधान की अनुसूची 6 में नहीं की गई है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। इसमें से किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन का उल्लेख संविधान की अनुसूची 6 में नहीं की गई है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर के जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन का उल्लेख संविधान की अनुसूची 6 में नहीं की गई है। तो अब बात रही कि किस किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन का उल्लेख संविधान की अनुसूची 6 में की गई है। तो इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में की गई है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन है अंगूर, इमली, पालक, कच्चा आम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से किस में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पालक। पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अंगूर में, इमली में, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई। तो आपका ऑप्शन है 1990,
1992, 1994, 1995। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन पर निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य थे? यानी कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, इनमें से कौन इसके संस्थापक मेंबर थे? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज शाह मेहता, अंतिम ऑप्शन है भगत सिंह। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय इनमें से कौन संस्थापक सदस्य थे? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह मेहता 1885 में कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 20 मार्च, 21 फरवरी, 21 जून, 21 मार्च। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू की गई? तो आपका ऑप्शन है 1997, 1999, 2005, 2003। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू की गई, यानी कि किस वर्ष से प्रभावी हुआ। आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005। 2005 को लागू की गई। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए, तो 1997। और लागू कब किया गया, तो 2005। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है बोनालू, छप्पर मेला, बाली तृतीया, हॉर्नबिल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि इनमें से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाली तृतीया जो है वो ओडिशा में मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। छप्पर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये पंजाब के लुधियाना में खासकर मनाया जाता है। और हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मिलर, अरस्तु। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? आपका ऑप्शन है मिसिसिपी, अमेजन, कोलोरेडो, नील। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि ये ग्रैंड कैनियन जो है वो किस नदी में है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलोरेडो नदी में ये ग्रैंड कैनियन है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका ऑप्शन है राइन, डेनबू, वोल्गा, अमेजन। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्गा। ओके, वोल्गा जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? वन लाइफ इज नॉट एनफ किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आपका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सौरभ गांगुली, नटवर सिंह, संजय वारू। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि वन लाइफ इज नॉट एनफ किनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नटवर सिंह। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और यहीं पे रहता कि ए सेंचुरी इज नॉट एनफ
तो ये हो जाता सौरभ गांगुली का पुस्तक। ओके, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली का पुस्तक है और वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह का प्रसिद्ध पुस्तक है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, झेलम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई का अधिकार है? यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? तो आपका ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन कोर्ट और अंतिम है भारत का कोई भी विधि न्यायालय। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा जहां पर भारत के अटॉर्नी जनरल को सुनवाई करने का अधिकार होता है? तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय में भारत के अटॉर्नी जनरल को सुनवाई का अधिकार होता है। भारत सरकार का पक्ष जहां भी रखना हो किसी भी न्यायालय में वहां पर अटॉर्नी जनरल अपनी बात जाके रख सकते हैं। ओके, भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आपका ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2016 में। ये एलपीजी सिलेंडर से संबंधित योजना है जो कि 2016 में शुरू की गई थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्या है दोस्तों, नीति आयोग की गठन कब की गई? आपका ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और ये योजना आयोग के स्थान पर आया है ना? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो आपका ऑप्शन है तामा और जस्ता, टीन और जस्ता, तामा और टीन, अंतिम ऑप्शन है लोहा और जस्ता। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तामा तथा टीन का मिश्र धातु कांसा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 जब लागू किया गया उस समय वायसराय कौन था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत का वायसराय था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और अंतिम ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से किन्हें नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि नए 200 रुपया के पीछे भाग में किसकी आकृति अंकित है? यानी कि नया जो नोट है 200 का, इसके पीछे किसकी आकृति है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों रानी की वाव, कोणार्क सूर्य मंदिर, सांची स्तूप और अंतिम ऑप्शन है हम्पी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि 200 रुपीज़ नोट के पीछे किसकी आकृति है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांची का स्तूप 200 के पीछे है। और ये सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये रानी की वाव कितने रुपये नोट पर है? तो ये 100 रुपीज़ नोट के पीछे है। और ये रानी की वाव कहाँ है? तो ये गुजरात में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर कितने रुपया नोट के पीछे है? तो ये 10 रुपया नोट के पीछे है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है नया रुपया। ओके, और सांची का स्तूप तो हो ही गया रुपीज़ 200 के पीछे। और हम्पी कितने रुपया नोटों के पीछे है? तो ये 50 रुपया नोटों के पीछे है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और 500 रुपया पर क्या है दोस्तों? लाल किला है।
और 2000 पे क्या है, तो 2000 पे मंगलयान है ना। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, वांडीवास की लड़ाई में किसकी पराजय हुई थी? तो आपका ऑप्शन है अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, पुर्तगालियों की, अंतिम ऑप्शन है टीपू सुल्तान की। तो दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी, यानी कि किसकी हार हुई थी? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसियों की इसमें हार हुई थी। और इसी वांडीवास युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत में पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1760 में हुआ था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछा जाए कि ये वांडीवास वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या है, कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन रहा? तो आपका ऑप्शन है फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, क्रोएशिया। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022, इसका उप विजेता कौन रहा? आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस इसमें उप विजेता रहा था। और फीफा वर्ल्ड कप जीता कौन? तो अर्जेंटीना जीता था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है ना। तो आप लोग सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। 23 नंबर क्या है दोस्तों, गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंतिम ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये गुरु घासीदास पहले राष्ट्रीय उद्यान था, इसको 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है ना। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे अच्छा से। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछा जाए आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वो शाहजहां करवाया था। तो आप लोग दोनों बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोनों क्वेश्चन आता है, दिल्ली के लाल किला वाला मोती मस्जिद भी और आगरा का मोती मस्जिद भी। तो आप लोग दोनों का अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों 25 नंबर क्या है, मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, अंतिम ऑप्शन है अनिरुद्ध। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि हर्यक वंश का पहला राजा कौन था? आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। 26 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, मई 2023 में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के किस शहर में संपन्न हुआ? तो आपका ऑप्शन है टोक्यो, नागासाकी, हिरोशिमा, अंतिम ऑप्शन है ओसाका। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि G7 का बैठक 2023 में कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिरोशिमा। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान का शहर हिरोशिमा में संपन्न हुआ। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 27 नंबर क्या है दोस्तों, 4 देशों का समूह क्वाड का शिखर सम्मेलन मई 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो आपका ऑप्शन है टोक्यो, नई दिल्ली, हिरोशिमा, अंतिम ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि क्वाड सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिरोशिमा। ये भी जापान का शहर हिरोशिमा में संपन्न हुआ। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपसे G7 का पूछा जाए कि कहाँ हुआ, देश का नाम पूछा जाएगा तो जापान आएगा। यदि शहर का नाम पूछा जाएगा तो हिरोशिमा आएगा। यदि आपसे क्वाड का पूछेगा कि क्वाड सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, देश का नाम पूछेगा तो जापान होगा। यदि शहर का नाम पूछेगा तो हिरोशिमा होगा। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे।
चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देशों के समूह का हिस्सा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि इनमें से कौन क्वाड में शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंतिम ऑप्शन है जर्मनी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी क्वाड में शामिल नहीं है। तो कौन कौन सा देश क्वाड में शामिल है दोस्तों, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड में शामिल है। ये 4 देश ही क्वाड में शामिल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है और आपसे ऑप्शन छांटने के लिए बोलता है इसमें से कौन क्वाड में शामिल नहीं है। तो आप इस चारों देश का नाम अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड में शामिल है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 21 जून, 24 मार्च, 24 अप्रैल, अंतिम ऑप्शन है 11 नवंबर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नाटो का नवीनतम सदस्य मार्च 2024 में कौन बना। यानी कि नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका नवीनतम सदस्य कौन है जो अभी हाल ही में इसका मेंबर बना है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया, अंतिम ऑप्शन है क्रोएशिया। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से अपना आंसर कंफर्म करें कि नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन अभी हाल ही में यानी कि मार्च 2024 में नाटो का सदस्य बना है और अब नाटो में टोटल 32 सदस्य हो गया है। ओके, तो आपसे कहीं ये पूछे कि वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य हैं, तो 32 सदस्य हैं। और आपसे कहीं ऐसा पूछे कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है, तो वो स्वीडन बना है। कब बना है, तो मार्च 2024 में बना है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं 31वां सदस्य का नाम पूछे जो 2023 में बना था, तो उसका नाम फिनलैंड आ जाएगा। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आप लोग अभी 31वां और 32वां दोनों याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ओके, आपसे नाटो का फुल फॉर्म पूछे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना पूछे कि नाटो का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1949 में हुआ था, 1949 में। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नाटो क्या है, तो नाटो एक सैन्य संगठन है। ओके, एक मिलिट्री अलायंस है। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, और इसके अलावा आपसे कहीं ये पूछ दे कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, यानी कि ये बेल्जियम की राजधानी है। ओके, ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स नाटो का हेडक्वार्टर है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपसे ये पूछे कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। आपसे कहीं ये पूछ दे कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो वो भी ब्रुसेल्स है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा। टारगेट ऑफिसर जीके का टेस्ट सीरीज आपको ये कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।